जस्ट एक मिनट देना। ओके ओके, सो गुड इवनिंग, क्या हाल सबका? बढ़िया। यस मैम। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है? ओके, सीड Yes. से रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स बच गया था, तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो कंटिन्यू विद द हेडिंग सीड। ओके, कंटिन्यू विद सीड। सीड के अंदर लिखो, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब तो लिखवा चुके थे ना? Yes मैम। सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लिखवा चुके थे ना? यस मैम, लिखवा चुकी थी। ओके, तो यहाँ पे लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of, on the basis of presence of endosperm, on the basis of presence of endosperm, seeds can be of two types. ठीक है, seeds can be of two types. ओके, एक साइड पे लिखो albuminous seed, albuminous seed, और दूसरे साइड पे लिखो नॉन albuminous seed. Albuminous and non albuminous seed. ठीक है, albuminous seed में लिखो they retain a part of, albuminous में लिखो they retain a part of, they retain a part of endosperm, they retain a part of endosperm as it is not completely used, as it is not completely used during embryo development, during embryo development. एल्ब्यूमिनस सीट हम लोग कल के क्लास में भी देखे थे कि उसमें कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज ऑलवेज प्रेजेंट, क्योंकि एम्ब्रायो जब डेवलप हो रहा होता है तो वो पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को यूटिलाइज नहीं करता है, कुछ एंडोस्पर्म जो है वो हमारा बच जाता है. So in non-albuminous seed, endosperm is present even after the embryo has developed. ठीक है, एम्ब्रायो पूरा का पूरा फूड जो है वो यूज नहीं करता है अपने डेवलपमेंट के लिए. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे यहाँ पे? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? कोकोनट पढ़े थे कल के क्लास में? ये मैम Yes, कैस्टर, ma'am. हाँ कोकोनट और कैस्टर भी पढ़े थे, कैस्टर पढ़े थे, राइट? यहाँ पर Yes, दो और ma'am. एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो, व्हीट एंड मेज, व्हीट एंड मेज. ठीक है, नॉन एल्ब्यूमिनस में लिखो नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म मतलब एंडोस्पर्म का कुछ भी पार्ट नहीं बचता है. नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म as all of it, as all of it gets consumed, as all of it gets consumed during embryo development.
एग्जाम्पल में लिखो, क्या है एग्जाम्पल बताना कोई? Peas groundnut. यस, वेरी गुड। हाँ, पी yes, ma'am. ग्राउंडनट, Pea and groundnut. वेरी गुड। पी एंड ग्राउंडनट, ओके। चलो आगे लिखो, इन सम सीड्स, ये किसी का पार्ट नहीं है, एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस का पार्ट नहीं है ये। इन सम सीड्स कॉमा न्यूसिलस इज प्रेजेंट। न्यूसिलस कहाँ पे प्रेजेंट था? मेल में प्रेजेंट था या फीमेल? मैम फीमेल में। न्यूसिलस फीमेल में प्रेजेंट था। एम्ब्रायो सैक फॉर्मेशन वही हो रहा था ना? हाँ मैम। ओके। बाकी कोई और? न्यूसिलस कहाँ प्रेजेंट था, मेल में या फीमेल में? मैम फीमेल में। फीमेल में प्रेजेंट था। एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट वहीं से होता है। तो इन सम सीड्स न्यूसिलस, इन सम सीड्स न्यूसिलस इज न्यूसिलस persists, in some seeds न्यूसिलस persists, मतलब कुछ सीड्स में न्यूसिलस के कुछ सेल्स रह जाते हैं। न्यूसिलस persists and the residual nucellus is called perisperm, and the residual nucellus is called perisperm. Residual nucellus is called perisperm. Example में लिखो black pepper. Black pepper. Black pepper and beetroot, ठीक है? Black pepper and beet दोनों में perisperm कंटिन्यू करता है। पेरिस्पर्म इज फाउंड इवन इन लेटर स्टेजेस। मैम बीट का स्पेलिंग यही होता है? सॉरी क्या विशाल? बीट का स्पेलिंग यही होता है? हाँ। अच्छा ठीक है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत स्लो है। क्या पूछ रहा था नगमा ये? मैम वो पूछ रहे थे कि बीट का स्पेलिंग ऐसे ही होता है? हाँ, बीट का स्पेलिंग यही होता है। ये वाला जो बीट है ना, BEAT, इसका मतलब होता है मारना, ठीक है? तो BEET इज द वेजिटेबल बीट, बीटरूट। मैम हम भी यही लिखते थे BEAT। कोई बात नहीं, प्लीज करेक्ट कर लो, स्पेलिंग करेक्ट कर लो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। यस मैम। ओके। ये कुछ पॉइंट्स है, हम लिख रहे हैं, साथ के साथ लिखना तुम लोग भी। सीड के बारे में लिखो। इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म, इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव सीड कोट। इंटेग्यूमेंट्स जो प्रेजेंट था इनिशियली, वो बाद में सीड कोट का फॉर्मेशन करता है। इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म द प्रोटेक्टिव सीड कोट। नेक्स्ट लिखो माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो हाइलम के जस्ट अबव माइक्रोपाइल प्रेजेंट था, दैट वाज अ पोर। माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट for the entry of oxygen and water during germination.
ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सीड कोट में एक स्मॉल ओपनिंग होता है, एक स्मॉल पोर होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही एयर एंटर करता है और वाटर एंटर करता है, क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। ठीक है, चलो आगे लिखो। एज द सीड matures, as the seed matures, as the seed matures, water content, as the seed matures, water content decreases. Water content decreases. As the seed matures, water content decreases. Water content decreases. The seed becomes dry. The seed becomes dry. The seed becomes dry, and the general metabolic activity of the embryo slows down. Okay, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मैम जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रहा होता है वो सभी मेटाबॉलिज्म्स होते हैं। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, राइट? ऑल द रिएक्शंस दैट आर occurring inside the body, है ना? ठीक है, ठीक है। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन। इसी में लिखो the seed then enters मैम वाटर कंटेंट डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? मतलब सीड के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है ना, तो जब सीड मैच्योर होने लगता है तो वाटर जो है सीड का सूखने लग जाता है। वाटर सूखने लग जाता है, सीड के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रहा था वो एक्टिविटी स्लो होने लग जाता है, और सीड जो है वो स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी में जाने लगता है। मतलब सीड जो है वो स्लीपिंग स्टेट में जाने लगता है। ठीक है, द सीड देन एंटर्स अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी। ऐसा क्यों होता है मैम? सीड को स्टोर करने का सीड का अपना मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर वाटर कंटेंट रहेगा तो वो सीड जो है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो सीड क्योंकि बहुत बहुत सालों तक जिंदा रहता है, तो इसीलिए सीड जो है अपना वाटर कंटेंट को कम कर लेता है, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कम कर लेता है और रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है। जब वो सीड को ग्रो करते हैं तब तो वो अपना वाटर कंटेंट को ले आता होगा ना फिर से? हाँ, वो अभी लिखेंगे। जब जर्मिनेशन का टाइम आता है तब ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को दोबारा से बढ़ाता है। ठीक है, पर जब जर्मिनेशन का टाइम आएगा तब, जब बीच का टाइम है ना, जब जर्मिनेशन नहीं होना है, उस समय जो सीड है वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है, ताकि एनर्जी लॉस ना हो, उसका फूड जो है वो कंज्यूम ना होता चला जाए। ठीक है, तो इसलिए वो रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है सीड। ओके, यस मैम। लास्ट पॉइंट लिखो। When favorable conditions return, the seed will germinate.
मैम क्या लिखे व्हेन फेवरेट कंडीशंस रिटर्न? फेवरेबल मतलब सुविधा अनुसार। फेवरेबल क्या होता है? सहूलियत वाले कंडीशंस, ठीक है। सीड विल जर्मिनेट, जो कंडीशन सीड के फेवर में हो, लाइक जब ह्यूमिडिटी फिर से दोबारा बढ़ेगा, जब सीड को जर्मिनेशन का टाइम आएगा, तब इट विल गेन मॉइस्चर गेन करेगा और फिर से मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होगा एंड द सीड विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग अगेन। यस मैम, डन। डन, ओके। ओव्यूल किस चीज में डेवलप होता है? मैम ये फ्रूट में, नहीं सॉरी, ये सीड में। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड और ओवरी फ्रूट मैम। फ्रूट। यस। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट, ओके। यस मैम। वॉल ऑफ ओवरी क्या बनाता है? पेरिकार्प। गुड, पेरिकार्प। वॉल ऑफ ओवरी विल डेवलप इनटू पेरिकार्प, ठीक है। अब बेसिक फ्रूट्स जो होते हैं, जो अभी इस स्टेज में तुम लोगों को पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन फ्रूट कहाँ से डेवलप हो रहा है, कौन से पार्ट से डेवलप हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप होता है, पर किसी किसी केस में फ्रूट जो है वो ओवरी से ना डेवलप हो करके किसी और पार्ट से डेवलप हो जाता है। तो उसके बारे में भी जानते हैं एक बार। एक तो लिखो ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, असली फ्रूट वो होता है जो नॉर्मली ओवरी से डेवलप हो रहा हो। तो इसके डेफिनेशन में लिखो, मैम एप्पल क्या होगा मैम? एप्पल इज फॉल्स फ्रूट। थैलेमस से डेवलप होता है ना एप्पल तो। ओ, थैलेमस से डेवलप होता है मैम। हाँ, एप्पल इज फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो ट्रू फ्रूट में लिखो फ्रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द ओवरी। फ्रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द ओवरी, fruits developing from the ovary are called true fruit. एग्जाम्पल में मैंगो लिख सकते हो। fruits developing from the ovary are known as true fruit. अगर फ्रूट ओवरी के जगह किसी और पार्ट से डेवलप हो रहा है, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज फॉल्स फ्रूट, उसको फॉल्स फ्रूट बोलेंगे तब। तो फॉल्स फ्रूट में लिखो when the fruit develops क्या हुआ इसको, एक सेकेंड। अच्छा आप लोग लिखो when the fruit develops from any part other than the ovary. When fruit develops, एक second. When fruit develops from any part other than the ovary. जब ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखो apple, strawberry and cashew. Apple, strawberry and cashew. Cashew is kaju. Apple, strawberry and cashew develop from the thalamus of the fruit. Develop from the thalamus.
थैलेमस को और क्या बोलते हैं हम लोग? रिसिप्टल्स। रिसेप्टिकल्स। यस, गुड गुड। थैलेमस ऑफ द फ्रूट। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फॉल्स फ्रूट वाला। नेक्स्ट लिखो पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। मैम बनाना। यस, बनाना, गुड, बनाना। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। Fruits that develop without fertilization. Fruits that develop without fertilization. Fruits that develop without fertilization. Example लिखो, banana. पाइनएप्पल भी तो मैम हो सकता है। Pineapple पार्थेनोकार्पिक है? पाइनएप्पल एग्रीगेट फ्रूट में आता है, बट पाइनएप्पल पार्थेनोकार्पिक है या नहीं? आई हैव टू चेक, वेट। सुने हो क्या पाइनएप्पल के बारे में, पार्थेनोकार्पिक? यस मैम। अच्छा, मैम पाइनएप्पल सिंगल पेरेंट से डेवलप होता है। ओ सॉरी सॉरी, मतलब पेयर ऑफ पाइनएप्पल, इसलिए हम चेक करके बता रहे हैं। Yes, pineapple is developed from parthenocarpy. पाइनएप्पल पार्थेनोकार्पी से ही डेवलप होता है। मैम ये भी हो सकता है क्या पपीता? पपीता? पपीता नहीं होता है पार्थेनोकार्पी से। पपीता तो पपीता नहीं होता है, पपीता पार्थेनोकार्पी से नहीं होता। पपीता बाई से डायशियस होता है, ये पता है, तो इसीलिए पपीता पार्थेनोकार्पी से नहीं होता है, नहीं। पार्थेनोकार्पी से बनाना होता है। ग्रेप्स पार्थेनोकार्पी से होता है। ग्रेप्स, ऑरेंज भी मैम, ऑरेंज। ऑरेंज पार्थेनोकार्पी से होता है। ऑरेंज होता है, ग्रेप्स होता है। पाइनएप्पल का हमको आइडिया नहीं था, बट पाइनएप्पल भी होता है पार्थेनोकार्पी से, ठीक है। और अब देखो, अब बहुत सारे फ्रूट्स जो है वो पार्थेनोकार्पी से डेवलप किए जाने लगे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फ्रूट्स जो ओरिजिनली पार्थेनोकार्पिक नहीं थे, उनको अब आर्टिफिशियली भी पार्थेनोकार्पी से डेवलप कराया जा रहा है, ओके। जैसे बहुत बार तुमको एप्पल नहीं, सॉरी, ग्रेप्स में सीड दिख जाएगा, पर मोस्टली जो है अब ग्रेप्स में सीड नहीं मिलता है, बट पहले यूजुअली ग्रेप्स में सीड मिल जाता था। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो बहुत सारे तो ओरिजिनली पार्थेनोकार्पिक है, बहुत सारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स अब डेवलप हो रहे हैं, मतलब अब उनको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? यस मैम। ओके, चलो एक हेडिंग लगाओ, क्वेश्चन फॉर्म में लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म? व्हाट आर the advantages of seed to angiosperms? What are the advantages of seed to angiosperms? Angiosperms के केस में, angiosperms are only ones जिस केस में तुमको true seed नजर आता है ना? तो angiosperms के केस में seed का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? एंजियोस्पर्म के केस में सीड का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड टू एंजियोस्पर्म्स? आंसर में लिखो, एडवांटेजेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर, एडवांटेजेस ऑफ एंजियोस एंड एडवांटेजेस ऑफ सीड इन एंजियोस्पर्म्स आर,
Advantages of seeds in angiosperms are, point wise लिखो. पहला, seeds have adaptive strategies. Seeds have adaptive strategies for dispersal to new habitat. For dispersal to new habitat. ठीक है, मतलब सीड में अभी हम लोग देखे थे कि सीड्स लूज देयर वाटर कंटेंट, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रोक लेता है. और सीड में अलग अलग सीड्स में कुछ सीड्स जो होते हैं उनको विंग्ड भी बोला जाता है, बिकॉज इट इज अज्यूम दैट दे कैन फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब अलग अलग स्पीशीज में जो सीड्स होते हैं उनकी अलग अलग अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज है. वो खुद को सर्वाइव करके रखते हैं ताकि विंड आए या वाटर आए या कोई इंसेक्ट आए तो उनका पॉलिनेशन करा दे और वो न्यू जगहों पर जाकर के वो जर्मिनेट कर सके, अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सके. जो कि मैम फिर से ये वाला लाइन बताइए ना, कौन सा जो आप अभी बता रही थी मैम, वो नेटवर्क. Seeds have adaptive strategies for dispersal to that. सीड्स में अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होता है. सीड्स खुद को इस तरह से अडेप्ट कर लेते हैं कि जब भी उनका पॉलिनेशन हो, जब तक उनका पॉलिनेशन ना हो रहा हो तब तक डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं. ठीक है, डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, वाटर को ड्राई अप कर लेंगे, रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं. पर जब भी उनका डिस्पर्सल हो रहा होता है, जब भी सीड का डिस्पर्सल हो रहा होता है, they make sure that they get dispersed properly. उनके अंदर strategy, adaptive strategies अलग अलग तरह की होती है. That is the reason why some of the seeds can actually remain alive for so many years. Water dry up हो जाता है, metabolic activity slow down हो जाता है, फिर भी seeds बहुत साल तक जिंदा रहते हैं क्योंकि उनके अंदर अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती है. वो कैसे भी कंडीशन में खुद को जिंदा रखने में सक्षम होते हैं. वो एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं ना मैम. एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को एडजस्ट कर लेते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई सीड्स कैन सर्वाइव फॉर सो मेनी इयर्स. तो सीड्स का जब डिस्पर्सल होता है तो वो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, बट दे डू नॉट डाई. वो मरते नहीं हैं, दे गेट अडेप्टेड टू द न्यू हैबिटेट और वहां पर भी वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाने लगते हैं. सीड के ऊपर कोई ये होता है क्या लेयर जो उसको प्रोटेक्ट करता हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग पढ़े थे ना, एक्साइन, इंटाइन, ये सब पढ़े थे ना हम लोग इनिशियल. और वो तो पोलेन में पढ़े थे ना मैम, पोलेन ग्लैंड. अच्छा, सीड्स का फॉर्मेशन हो गया. हाँ, अभी तो लिखे थे इंटेग्यूमेंट्स, कहाँ लिखे थे उनको मैम? ये पेरिकार्प ना, ये पेरिकार्प पेरिकार्प तो फ्रूट में होता है. सीड में आउटर लेयर क्या होता है? सीड में भी होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, बताए भी थे, पढ़ाए थे क्लास में. मैम वो तो एक्साइन और इंटाइन तो आप पोलिन का पढ़ाई थी मैम. तो पोलिन का था, सीड का भी बताया था क्लास में. क्या सीड कोट होता है ना? सीड कोट, सीड कोट. हाँ, सीड कोट होता है. सीड कोट जो है दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर इन केस ऑफ सीड्स. तो उसमें तो कोई एंजाइम नहीं रहता होगा, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करता है? सीड कोट में एंजाइम्स रहता है. सीड कोट में एंजाइम्स रहता है. अच्छा, उसमें एंजाइम रहता है मैम. टफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है. सीड कोट इज आल्सो अ टफ प्रोटेक्टिव लेयर. सीड कोट की वजह से अंदर का जो सीड है दैट कैन सर्वाइव. सीड कोट में भी होता है एंजाइम्स एंड सीड कोट जो है वो एनवायरनमेंट रेजिस्टेंट होता है. सीड कोट भी होता है. ओके मैम. क्योंकि अंदर के एम्ब्रायो को प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो ऑब्वियसली सीड कोट जो है वो प्रेजेंट होगा. सीड कोट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहा होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में लिखो सफिशिएंट रिजर्व फूड. सफिशिएंट रिजर्व फूड. सफिशिएंट रिजर्व फूड किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. यस मैम, एंडोस्पर्म. यस मैम. सीडलिंग. Sufficient reserve food for young seedling.
थर्ड पॉइंट में लिखो प्रोटेक्शन टू द young embryo by seed coat. Protection to the young embryo by seed coat. अच्छा, अभी तो बताए थे ना कि सीड कोट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसमें एक ही पोर होता है जिसके थ्रू वाटर और ऑक्सीजन एंटर करता है, विच इज नोन एज माइक्रोपाइल। यस मैम। बताए थे ना? यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट में लिखो दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू, दे आर केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू they are capable of giving rise to new genetic combinations. मैम यंग सीडलिंग का कहने का मतलब वो जो उसके छोटे छोटे जो रहते हैं ना, मतलब जब सीड से जस्ट जर्मिनेशन स्टार्ट होता है ना, सीड से जब सीडलिंग का फॉर्मेशन होता है, जब हल्का सा कैसे समझाए, स्प्राउटिंग जब होता है, तो वो जो स्प्राउटिंग होता है ना, उस समय जो प्लूम्यूल निकलता है, तो छोटा सा जो प्लूम्यूल जब बाहर निकलता है, विच विल फर्दर ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट, तो इनिशियल स्टेजेस में उसको सीडलिंग बोलते हैं। ओके मैम। तो सीड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सीड के वजह से ही पॉलिनेशन पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है सीड के वजह से, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशंस को बढ़ाने में सीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सीड के वजह से ही क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे लिखो इसी में, सीड्स शो डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी स्टेट में चला जाता है, पढ़े थे अभी, सीड्स शो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब सो जाना, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का कम हो जाना, डोरमेंसी बोलते हैं। सीड्स शो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी which makes them important for agriculture. समझाते हैं इस पॉइंट को, पहले लिख लो, which makes them important for agriculture, as they can be stored for food and for next crop. अब अगर किसी को थोड़ा बहुत भी प्लांटेशन का आइडिया हो, जैसे घर में गार्डनिंग वगैरह का आइडिया हो, तो हम एक सीजन में जो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ना, घर में कभी कभार हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, भिंडी उगाते हैं या कोई छोटी मोटी सब्जी उगाते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि उसके सीड्स को हम लोग रख लेते हैं, पर उसके सीड्स भिंडी के, हाँ, ऐसे नहीं रखते, उसके सीड्स को हम लोग सुखा कर रखते हैं। एक तो उसके सीड्स को हम लोग बहुत टाइम तक प्लांट में छोड़ देते हैं, प्लांट जब पूरी तरह से वो मैच्योर हो जाता है, सिकुड़ नहीं जाता मैम तब तक। हाँ, सीड्स जो है देखोगे तो सीड्स जो है तब तक ड्राई होने लगता है, और अगर प्रॉपर्ली ड्राई नहीं हुआ है तो हम लोग उसको कुछ टाइम के लिए सन में छोड़ देते हैं, धूप के नीचे छोड़ देते हैं, तो सीड जो है कंप्लीटली ड्राई हो जाता है। अब घर में मम्मी जो होती है किचन में, वो हमेशा मना करती है कि गीले हाथ से कोई भी, जैसे पल्सेस है घर में,
या चना है, किसी भी सीड को डब्बे के अंदर गीले हाथ से टच नहीं करने के लिए, है ना, गीले हाथ से टच नहीं किया जाता है। मतलब अगर उसको खाना है तो उसको सोख करके रख दो, पर अगर डब्बे के अंदर पैक्ड है तो गीले हाथ से उसको टच नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि वो सीड खराब हो जाता है। सीड को हमेशा स्टोर करने के लिए हम लोग उसको सुखा कर रखते हैं, चाहे उसको खाना हो, अगर उसको हम लोग बाद में खाने वाले हो। जैसे सीड्स में अगर आप राजमा को ही ले लो, तो राजमा जो है वो ड्राइड स्टेट में रहता है, डब्बे के अंदर ड्राइड स्टेट में भरा रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पानी डाल करके राजमा को रखते हैं, राजमा को जब खाना होता है तब उसको हम लोग पानी में डालते हैं, और वो जब उसमें जब वाटर एंटर करता है तो वो दोबारा से एडिबल हो जाता है, वरना मैम वो सीड्स फूल क्यों जाता है जब हम लोग राजमा को पानी में भिगोते हैं खाने से पहले, तो वो फूल क्यों जाता है? क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्ट होता है, वो बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इम्बाइबिशन होता है उसमें, जिसके वजह से सीड्स में स्वेलिंग होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़े होगे अगर क्लास 11th में, तो क्लास 11th में ट्रांसपोर्ट हुआ था चैप्टर। मैम प्लांट फिजियोलॉजी का हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी का। हुआ ही नहीं था पूरा कोई। प्लांट फिजियोलॉजी हुआ ही नहीं था क्या? नो मैम नहीं हुआ था। हुआ था बहुत कुछ बेसिक डिलीट कर दिया और बहुत कुछ हुआ भी नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है इम्बाइबिशन का, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं कि सीड्स में स्वेलिंग क्यों हो जाता है, या फिर रेनी सीजन में जो वुड है, घर में जो लकड़ियां होती है, उनमें सूजन क्यों हो जाता है, वो बेसिकली इम्बाइबिशन की वजह से होता है। तो उससे वाटर जो है वो एंटर करता है, पेनिट्रेटिंग द सीड कोट को पेनिट्रेट करते हुए वाटर एंटर करता है, और इस वजह से फूल जाता है सीड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है इम्बाइबिशन का। प्लांट फिजियो अगर किसी का नहीं हुआ है तो तुम लोग क्या प्लांट फिजियोलॉजी का क्लास अटेंड करने में इंटरेस्टेड हो? जस्ट आस्किंग। यस मैम, यस मैम। बाकी लोग? यस मैम। यस मैम। ओके, इम्पोर्टेंट है 11 के लिए। ठीक है, तो हम जस्ट एक रिवीजन क्लास ही करवाएंगे, जस्ट एक वीक का ही क्लास होगा वो प्लांट फिजियोलॉजी का। उसमें प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नोट्स हम खुद का ही लिखा हुआ प्रोवाइड करेंगे तुम लोगों को, और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है। जस्ट एक वीक का रिवीजन क्लासेस होगा फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो जो कोई भी चाहे अटेंड करना वो अटेंड कर सकता है प्लांट फिजियोलॉजी का क्लास फिर। ठीक है, अभी ये चैप्टर खत्म हो जाए एनिमल फिजियोलॉजी का, एंडोक्राइन सिस्टम वाला, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करना है। तो अगर किसी को अटेंड करना हो तो वो अटेंड कर सकता है, सिंस आप लोगों का छूटा हुआ है प्लांट फिजियो, इससे बोल रहे हैं। ओके, तो सीड्स में डिहाइड्रेशन हो जाता है और डोरमेंसी हो जाता है, तो क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर कंटेंट नहीं रहेगा, तो सीड को स्टोर करने में आसानी होगी, सीड खराब नहीं होगा। सीड में अगर वाटर कंटेंट नहीं है तो सीड खराब नहीं होगा, उनमें उसमें कोई इन्फेक्शन का चांसेस नहीं रहेगा, उसमें फंगस का ग्रोथ नहीं होगा, और सीड को हम लोग फिर अगले सीजन के लिए स्टोर कर सकते हैं, उसी सीड को हम लोग दोबारा क्रॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग सीड्स इन एंजियोस्पर्म्स। ये इंपॉर्टेंस आपको जिम्नोस्पर्म्स में, ब्रायोफाइटा में, एल्गी में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर जितना भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस है वो सारा वाटर डिपेंडेंट होता है, वहां पर पॉलिनेशन नहीं होता है, पर यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है। ओके, तो बाकी जितने भी प्लांट के आपके किंगडम्स हैं, सॉरी किंगडम्स नहीं, बाकी जितने भी डिविजन्स हैं, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उन सब का जो एरिया ऑफ ग्रोथ है वो बहुत लिमिटेड होता है, वो सिर्फ ऐसे ही एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो। जबकि जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स के पास सीड है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स ऑलमोस्ट हर एरिया में, हर इलाके में प्रॉपरली ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, ओके, बिकॉज सीड्स आर वेरी अडेप्टिव, सीड्स हर कंडीशन में अडेप्ट कर जाते हैं। सीड्स में डिहाइड्रेशन भी अगर हो रहा है, डोरमेंसी भी अगर हो रहा है, लेकिन जिसमें सीड्स ही ग्रो ना करे, वो जैसे कि गन्ना, गन्ना में सीड ग्रो नहीं करता, सीड कहाँ होता है? तो वो तो मैम स्टेम से ही हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ना, हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू तो हम लोग ग्रो करते ही है।
मैम वो क्या है, वो जिम्नोस्पर्म तो नहीं है ना, ये नहीं एनजीओ नहीं, है। सीड एंजियोस्पर्म्स है। अगर पार्थेनोकार्पिक जैसे बनाना, वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, सीड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो बनाना को हम लोग थोड़ी जिम्नोस्पर्म्स या फिर टेरिडोफाइट्स में डाल देंगे। ठीक है, बहुत नो सारे मैम। यस मैम। फीचर्स हैं जिनको हम लोग तो बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं, जबकि किंगडम एंजियो सॉरी क्लास एंजियोस्पर्म, डिविजन एंजियोस्पर्म बहुत वेरिड है। बहुत सारे क्रिटेरियाज होते हैं किसी एक प्लांट को किसी एक कैटेगरी में पुट करने में। हम लोग जस्ट एक छोटा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग बहुत वेरिड नहीं पढ़ पाते हैं। पर जो बॉटनिस्ट होते हैं, जो प्रॉपर बॉटनिस्ट होते हैं, उन लोगों को पता होता है कि एग्जैक्टली कितने सारे क्रिटेरिया है क्लासिफिकेशन के। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल क्लासिफिकेशन का क्रिटेरिया नहीं है कि सीड के बेसिस पे क्लासिफाई करती है, बहुत सारे क्रिटेरियाज होते हैं। हम लोग सिंस ऐसे लेवल पे हैं जहां हम लोगों को हायर लेवल नॉलेज नहीं चाहिए, बस नीट क्रैक करना होता है, इसीलिए हम लोग बस लिमिटेड नॉलेज वाले होते हैं, मतलब हम लोगों को बस लिमिटेड नॉलेज चाहिए होता है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे क्लास यस मैम। हर कुछ का बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दिया जाता है। माइकोलॉजी थोड़ा पढ़ते हो, मतलब फंजाई के बारे में थोड़ा पढ़ते हो, फाइकोलॉजी थोड़ा पढ़ते हो, एल्गी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हो, थोड़ा एनिमल फिजियोलॉजी, थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन थोड़ा पढ़ते हो। तो सब कुछ का बेसिक आइडिया दिया जाता है क्लास 11-12 में। 11-12 के बाद सबका सेक्शंस डिवाइड हो जाता है। जिनको प्लांट ही पढ़ना है उनके लिए बॉटनी जाता है, जिनको एनिमल्स ही पढ़ना है उनके लिए जूलॉजी जाता है। जूलॉजी में भी अलग अलग ब्रांचेस है, जिनको बैक्टीरिया में माइक्रोबायोलॉजी आता है, जिनको सिर्फ बायोटेक पढ़ना है उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी जाता है। तो बायो का ब्रांचेस डिवाइड होता है क्लास 12 के बाद, और उस समय हम लोग स्पेशलाइजेशन, मतलब उस समय हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डीप में जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? अभी जस्ट एक नैरो मतलब वो पानी के सतह पे तैर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, अभी डुबकी नहीं लगा रहे होते हैं समुद्र के अंदर। ओके, गेटिंग इट? ठीक है, यस मैम। यस मैम। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक और चीज लिख लो कि 2 सीड्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं। लेट्स जस्ट राइट अबाउट दैट। एक पॉइंट में लिखो, पीरियड फॉर विच seeds retain their power of germination is called seed viability। मतलब डिहाइड्रेट होने के बाद भी सीड कितने टाइम तक रह सकता है जिंदा, कि कभी भी उसको प्रॉपर कंडीशंस मिले तो वो दोबारा ग्रो कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं सीड वायबिलिटी। ठीक है, कि सीड जो है कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है किसी भी कंडीशन में, उसको बोला जाता है सीड वायबिलिटी। ओल्डेस्ट वायबल सीड जो है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ओल्डेस्ट वायबल सीड is of lupin। Wait a second, lupinus है, कॉमन नेम क्या दिया हुआ है इसका? यस, ल्यूपिन। ल्यूपिन जो है कॉमन नेम है, और इसका साइंटिफिक नेम इज ल्यूपिनस आर्टिकस। ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ल्यूपिनस आर्क्टिकस। साइंटिफिक नेम को साइंटिफिक फॉर्म में लिखना, जीनस का नाम स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर, स्पीशीज नेम स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर, दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन करना। ये सीड कहां पर पाया गया था? दिस वाज फाउंड नियर आर्कटिक टुंड्रा।
आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है, नॉर्थ पोल के आसपास पाया गया था ये आर्कटिक टुंड्रा। This was 10,000 years old. 10,000 years old सीड था ये। अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है कि कोई सीड कितना पुराना है? इस सीड को खोज के निकालने का क्या काम कौन करता है? तो इसका भी एक ब्रांच जाता है पेलिएंटो बॉटनिस्ट, ठीक है, जो कि बॉटनी से रिलेटेड फॉसिल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। इसका भी एक ब्रांच आता है, पेलिएंटोलॉजिस्ट जो होते हैं उसमें भी साइंस और हिस्ट्री वाले मिलकर काम करते हैं। इंडिया में इसका स्कोप कम है तो लोग कम जानते हैं इसके बारे में, जबकि जिनको एडवेंचरस लाइफ चाहिए उनके लिए ये बहुत अच्छा फील्ड होता है पेलिएंटोलॉजी जो है, ठीक है। तो पेलिएंटो बॉटनिस्ट जो है वो सीड्स पे काम करते हैं, और उसी से एक और फील्ड जाता है जूलॉजी में, ये भी पेलिएंटोलॉजिस्ट ही होते हैं, पेलिएंटो जूलॉजिस्ट होते हैं वो, ठीक है। तो आर्कटिक टुंड्रा इज ल्यूपिनस आर्कटिकस। एक और सीड दिया हुआ है दैट इज फीनिक्स, फीनिक्स डैक्टिलीफेरा। फीनिक्स के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? कोई सुना है फीनिक्स के बारे में? हम बस नाम सुने। अच्छा, कोई हैरी पॉटर फैन नहीं है यहाँ पे? यस मैम, हैरी Yes, पॉटर में वो बर्ड रहता है जो अपने आप जल जाता है। एक बर्ड होती है ना, फीनिक्स बर्ड, जो कि वो जल करके एशेस में कन्वर्ट हो जाती है और दोबारा से वो राइज करके दोबारा से जिंदा हो जाती है, इजंट इट, है ना फीनिक्स? यस मैम। फीनिक्स Yes, ma'am. डैक्टिलीफेरा, फीनिक्स डैक्टिलीफेरा 2000 साल बाद 2000 साल पुराना सीड मिला था फीनिक्स डैक्टिलीफेरा का, ठीक है। ये डेट पाम ट्री होता है, ये डेट पाम की तरह का ट्री होता है, मतलब उसी फैमिली को बिलोंग करता है, डेट पाम वाले फैमिली को बिलोंग करता है। ल्यूपिनस आर्कटिकस ये आपके पल्सेस वाले फैमिली को बिलोंग करता है, और फीनिक्स डैक्टिलीफेरा जो है ये आपके डेट पाम फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। दिया हुआ भी है शायद इसका डेट पाम, हाँ, दिस इज अ ट्री विच बिलोंग्स टू द डेट पाम फैमिली, डेट पाम वाले खजूर के पेड़, ठीक है, खजूर के पेड़, डेट इज खजूर, खजूर के पेड़। ओके, तो ये दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना, ल्यूपिनस आर्कटिकस को और फीनिक्स डैक्टिलीफेरा को ध्यान में रखना। ईयर भी थोड़ा ध्यान में रखना, ल्यूपिनस आर्कटिकस इज 10,000 years old and Phoenix dactylifera is 2,000 years old. इसका भी कोई, हाँ, ये कहाँ पे पाया गया था? It was found near Dead Sea. It was found near Dead Sea. King Harold के पैलेस के पास पाया गया था। मेनली देखो जितने भी सीड्स या फिर एनिमल्स या प्लांट्स जो है ना, वो ज्यादातर आपको आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन में ही मिलते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है कि ज्यादातर फॉसिल्स हम लोगों को आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन से मिलता है? कोई रीजन? मतलब अभी 1.5-2 साल पहले क्या हुआ था, एक डॉग डिस्कवर हुआ था फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा रीजन, और वो डॉग जो है, डॉग नहीं एक्चुअली पपी था, और उससे कुछ टाइम पहले एक वुली मैमथ का बेबी भी डिस्कवर हुआ था आर्कटिक रीजन से। तो इसका रीजन पता है कि क्यों आर्कटिक रीजन या एंटार्क्टिका से ही सबसे ज्यादा हम लोगों को फॉसिल्स मिलते हैं? शायद टेम्परेचर, क्या लो क्या? टेम्परेचर। अच्छा, आर्कटिक रीजन या एंटार्क्टिक रीजन में सॉइल नहीं है तो माइक्रोब्स नहीं है, है ना। सॉइल जो है दैट इज कवर्ड विद आइस, मोटे मोटे थिक लेयर्स आइस के हैं। तो आइस में अगर कोई भी चीज दबा हुआ रहेगा, अगर लो टेम्परेचर में प्रेजेंट है, तो वहां पे डिकम्पोजिशन का रेट घट जाएगा, है ना। डिकम्पोजिशन का रेट घट जाएगा तो वहां पे फॉसिल का फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी फॉसिल जो है वो ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व रहता है आर्कटिक या एंटार्क्टिक रीजन में। ऐसे रीजन्स में ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व रहता है
क्योंकि वहां पे डिकम्पोजिशन का रेट कम है, वहां पे ह्यूमिडिटी भी कम है और वहां पे टेम्परेचर भी कम है। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो डिकम्पोजिशन कम होगा। मैम ठीक है, थोड़ा स्लाइड ऊपर करिए ना। स्लाइड ऊपर करें। ओके। जबकि अगर ट्रॉपिकल एरियाज में कोई प्लांट या कोई एनिमल अगर डेड है तो वो जल्दी डिकम्पोज होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, हम लोग पढ़ेंगे टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर इकोलॉजी में। हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन रेट पे मतलब किस किस फैक्टर्स का असर पड़ता है। तो ये हम लोगों को इकोलॉजी में पढ़ना है। थोड़ा सा और ऊपर करें। हाँ थोड़ा सजेस्ट। हाँ बस 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 मैम अब नीचे करिए नीचे। अब नीचे करें। हाँ नीचे थोड़ा। हाँ अब लास्ट करिए मैम, सबसे लास्ट जहाँ तक करवाई। हाँ बस। ओके, इस साल से तुम लोगों का भी 2 बार बोर्ड्स होने वाला है ना, इसी सेशन से है ना? Yes, हमारा बैच सबसे पहले 2 बार बोर्ड एग्जाम देगा। अच्छा, चलो बढ़िया है, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो फर्स्ट वाला तो ऑब्जेक्टिव ही होगा मैम। अच्छा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐसे है क्या? हाँ हाँ मैम। पहला एग्जाम जो नवंबर में होगा वो 90 मिनट्स का ऑब्जेक्टिव है और दूसरा सब्जेक्टिव है 2 आवर्स का जो अच्छा, मार्च तो अप्रैल में होगा। सिलेबस तो पूरा आएगा ना फिर तो? नो नहीं मैम, मैम 50-50 डिवाइड हो गया है। अच्छा, 50-50 में तो सिलेबस है तुम लोगों के पास? नहीं मैम अभी रिलीज नहीं जुलाई अभी के तो नहीं एंड तक आया है शायद ना रिलीज syllabus? करेगा। नहीं अच्छा अच्छा, तब तो फिर ऑब्जेक्टिव के लिए भी इक्वली प्रिपेयर्ड रहना होगा। यस मैम। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तुम लोगों के बैचेस के साथ ही सारे एक्सपेरिमेंट्स होने हैं, तो लेट्स सी। चलो ओके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका लास्ट पैराग्राफ जो है वो रीड कर लेना। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जो है वो रीड कर लेना। लेट अस मूव ऑन टू एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायनी। अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर बता देना, और कुछ कुछ टॉपिक्स बच भी गया है ना जो बोले थे हम बता देंगे, तो वो अभी हम बताए नहीं है, तो हम अगले क्लास में ले लेंगे। हेडिंग लगाओ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रायनी। चलो एपोमिक्सिस लिखो पहले, एपोमिक्सिस। अच्छा, नीट का एग्जाम इस बार पोस्टपोन्ड हो गया अभी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्या? खैर 1 अगस्त को तो होने का चांसेस था भी नहीं, बट आई गेस पोस्टपोन्ड हो गया है। अब देखो क्या होता है, कब होता है। चलो एपोमिक्सिस लिखो। एपोमिक्सिस में लिखो, it is the process to produce
It is the process to produce. It is the process to produce. It is the process to produce seeds without fertilization. Seeds without fertilization. आगे लिखो. It is an asexual method. It is an asexual method that mimics sexual reproduction. ये कैसे होता है वो देखो. It can be done. It can be done It can be done in the following ways. It can be done in the following ways. पहला लिखो. Diploid egg. Diploid egg. Diploid egg. Diploid egg cell. Diploid egg cell is formed. Plant है तो egg cell लिखो. Diploid egg cell is formed. Egg cell कौन से cell के साथ में present था? Synergid या antipodal? Synergid. Yes. Diploid egg cell is formed without reductional division. Diploid egg cell is formed without reductional division. Without reductional division. Diploid egg cell is formed without reductional division and develops into embryo without fertilization. Without fertilization. ठीक है? And develops into embryo without fertilization. ठीक है? ओके. एक ही वे दिया हुआ है तो पॉइंट वाइज पॉलीएम्ब्रायनी भी इसी में दिया हुआ है बट पॉलीएम्ब्रायनी हम लोग अलग से लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं. पॉलीएम्ब्रायनी में लिखो. पॉलीएम्ब्रायनी. अच्छा हाँ ठीक है. पॉलीएम्ब्रायनी.
ओके, पॉलीएम्ब्रायनी में लिखो इन सम सिट्रस, सिट्रस में कौन कौन से फ्रूट्स आएंगे? मैंगो, क्या बात कर रहे हो? मैंगो, ऑरेंज लेमन, ऑरेंज लेमन, ऑरेंज, लेमन, ये सब सिट्रस में आता है, ठीक है। तो इन सम सिट्रस एंड मैंगो varieties, in some citrus and mango varieties, in some citrus and mango varieties, nucellar cells, nucellar cell, nucellar cells कहने का मतलब nucellus के cells, ठीक है। nucellar cells around the embryo sac, nucellar cells around the embryo sac, nucellus से ही embryo sac develop हुए थे, ठीक है। तो न्यूसेलर सेल्स जो हैं जिनसे एम्ब्रायो सैक बने थे, तो इन सम वेराइटीज द न्यूसेलर सेल्स that are still present around the embryo sac, they start dividing and protrude मतलब एंटर करना, घुसना, ठीक है। एंड प्रोट्रूड into the embryo sac, into the embryo sac, into the embryo sac to develop into multiple embryos, to develop into multiple embryos. Such species having more than one embryo, such species having more than one embryo in the embryo sac, in the ovule, show polyembryony. जब ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रायो सैक्स का फॉर्मेशन हो जाए, न्यूसेलर सेल्स का काम था एम्ब्रायो सैक बनाना, पर एक एम्ब्रायो सैक बनने के बाद भी अगर न्यूसेलर सेल्स डिवाइड करते रहे और बहुत सारे एम्ब्रायोज बनाते, एम्ब्रायो सैक्स बहुत सारे एम्ब्रायो सैक्स बन जाए, तो वो केस होता है पॉली एम्ब्रायोनी का, ठीक है, जहां पे मल्टीपल एम्ब्रायोज का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सो अगर सिंपल टर्म्स में हम लोग बोले तो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन द सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रायोनी। एक छोटे से पॉइंट में लिख लो, अकरेंस ऑफ, 3 बार सी लिखे हैं क्या, अकरेंस ऑफ more than one embryo, in the seed. Occurrence of more than one embryo in the seed. अच्छा, जहां पे एपोमिक्सिस लिखे हो, एपोमिक्सिस में एग्जाम्पल लिख लेना एस्टरेसी एंड ग्रासेस। एपोमिक्सिस जहां पे लिखे हो ना, वहां पे एग्जाम्पल लिख लेना फैमिली एस्टरेसी एंड ग्रासेस।
ओके मैम थोड़ा नीचे करिए ना शायद स्पीशीज के बाद। पेज नंबर 37 पे देखना, पेज नंबर 37 पे देखना, वहां पे एप्पल और स्ट्रॉबेरी दोनों का डायग्राम बनाया हुआ है और लिखा हुआ है दैट द फ्रूट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द थैलेमस। तो बेसिकली एप्पल में कौन या सा पेज नंबर मैम? 37 तो जनरली एप्पल और स्ट्रॉबेरी में जो एडिबल पार्ट होता है ना, जो हम लोग खाते हैं, दैट इज द थैलेमस। थैलेमस को खाते हैं, ठीक है। थैलेमस से ही फ्रूट डेवलप होता है एप्पल और स्ट्रॉबेरी के केस में। पेज नंबर 37 पे कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, हाँ सबसे मैम। एप्पल और स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है, हाँ मैम, थैलेमस, सीड, एंडोकार्प, मेसोकार्प। ठीक है। और राइट हैंड साइड बीच का जो डायग्राम है, राइट हैंड साइड पे देखो मोनोकॉट सीड का डायग्राम दिया हुआ है। हाँ मैम। ये कैसे पता चल रहा है कि मोनोकॉट सीड है? मेज है ना? हाँ मेज है, ठीक है, मेज है। स्क्यूटलम नजर पेरिफेरल आ रहा है, सिंगल कॉटिलिडन नजर आ रहा है, हाँ दो मैम। नजर आता तो डाइकॉट है, पर यहाँ पे सिंगल कॉटिलिडन नजर आ रहा है। कोल्यूप्टाइल और कोलोराइजा जो है वो प्रॉपरली विजिबल है। तो मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड का डायग्राम पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि मोनोकॉट है या डाइकॉट सीड है, ठीक है। ओके चलो, सो फॉर टुडे वील कीप इट टिल हियर। आज के लिए यहीं तक रखेंगे। थोड़ा कुछ छोटा छोटा सेगमेंट्स बच रहा है जो कहीं कहीं रह गया है चैप्टर के बीच में, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। वो 15-20 मिनट का टॉपिक है ऑलमोस्ट, तो वो हो जाएगा खत्म। मैम मैम हाँ। मैम फॉर्म आएगा ना नीट का, तो थोड़ा इन्फॉर्म कर दीजिएगा ना मैम। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पता चल ही जाएगा तुम लोगों को, ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा वो, अगर आएगा फॉर्म तो, जब भी आता है, ठीक है मैम। ठीक है। अब तो मतलब एक्सपेक्ट करके रखो कि एंड ऑफ अगस्त या सितंबर, मतलब एटलीस्ट 2 महीने का टाइम तो देना ही चाहिए, मतलब विच इज लॉजिकल, पर देखो क्या होता है। तो आ हाँ जाए। मैम, वो भी तो इस्तीफा दे दिए है ना रमेश पोखरियाल जी। हाँ हाँ हाँ, तो अभी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर है, तो देखो क्या क्या एक्सपेरिमेंट। मैम हम लोग तो 2022 में ना नीट देंगे मैम। हाँ वही हाँ ना। हाँ लेकिन हाँ, मैम हम लोग फॉर्म भर सकते हैं क्या इस बार भी? नहीं तुम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो शायद। 17 एज हो चुका है तुम लोगों का, 17 प्लस हो। मैम मेरा हो जाएगा मैम हाँ अक्टूबर मैम में। प्लस है अंदर। तो 17 मैम उसके लिए तो 12th का रिजल्ट भी तो चाहिए मैम, अभी तक तो 12th का एग्जाम भी नहीं हुआ। रिजल्ट भी चाहिए होता है, 12th का रिजल्ट भी चाहिए होता है। हाँ मैम भाई। तो दीक्षा तुम फॉर्म भरने का सोच रही हो क्या? नहीं ऐसे थोड़ी होता है। नहीं हाँ मैम, मैम सोचिए भर फॉर्म देते। भरने का सोच रही तुम थी। साक्षी के लिए पूछ रही हो तो हम अपडेट कर देंगे, उसके ग्रुप पे भी हाँ हम दीदी के लिए ही पूछ रहे थे मैम, लेकिन हम सोचे कि हम लोग भी तो भर ही सकते और हैं। अटेम्प्ट वेस्ट नहीं किया जाता है। अभी जा करके एग्जाम में क्या करोगे? 11th का सिलेबस तो पूरा पढ़े नहीं हो तुम लोग प्रॉपर्ली, नहीं तो मैम, नहीं पढ़े। attempt waste ही होगा ना। तो इसीलिए धैर्य धरकर बैठिए, अगले साल एग्जाम देने मिलेगा तब बिल्कुल तोड़फोड़ मचा देना, पर अभी थोड़ा पेशेंटली बैठो, ठीक है। देखो क्या हाँ क्या, मैम। बस यस ऑब्जर्व मैम, करो। दीदी के लिए मैम दीदी के लिए थोड़ा बता दीजिएगा मैम जब हाँ आएगा तो। उसके ग्रुप पे भी मैसेज ड्रॉप करते रहते हैं, तो ठीक है हम वो बता देंगे। चलो, सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। अच्छा, अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है? हाँ वही आप जो बोल रही थी जेनेटिक्स का। रिप्रोडक्शन स्टार्ट करें या फिर जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर? जेनेटिक्स मैम। सेकंड चैप्टर। जेनेटिक्स पढ़ना है, जेनेटिक्स स्टार्ट करें यस अगले मैम। क्लास से। यस मैम। सबको चलेगा? सबके लिए ओके? यस मैम। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? नो मैम। ओके, तो अगले क्लास से हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं अगले क्लास से, ओके। ये खत्म ना मैम, ये खत्म ना पूरा? थोड़ा बहुत बच रहा है,
थोड़ा थोड़ा लेकिन मैम जो बचा हुआ है ना मैम, तो उसमें तो आधा घंटा में या 1 घंटे में आप करवा लेंगी, तो मैम ये आधा भी घंटा करवा भी नहीं दीजिएगा। लगेगा, तो वो हो हाँ जाएगा। तो मैम तो जो ये छूटा हुआ है ना फर्स्ट चैप्टर का, जो आप छोड़ दी थी मैम, वो सब लिखवा भी दीजिएगा और हाँ, बता भी उसी दीजिएगा। को इंक्लूड करके हम बोल रहे हैं। तो फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्लास, डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्लास गलती से भी मिस मत करना, ठीक है? मत मिस करना, पहले ही बता दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्लास मत मिस करना। एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही होता है, और एक भी क्लास अगर मिस करोगे तो अगले क्लास से लिंक टूट जाएगा, ठीक है? तो कुछ भी करके मैनेज करना, पर कोशिश करना कि क्लास नहीं एब्सेंट करो, ठीक है? ओके, यस मैम। चलो, okay, so we'll keep it till here for today. Thank you so much. Bye bye, have a good day. थैंक यू मैम, बाय थैंक यू मैम। All the best कल के टेस्ट के लिए। ओके मैम। Okay, bye. Thank you, ma'am. Thank you.